अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताता चलूँ कि मैं आजकल एक अपनी वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ये telecomlearner.com के नाम से मैं एक अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस के साथ जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट भी ऐड करता हूँ, ताकि वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो उस ब्लॉग पोस्ट से पूरी हो जाए। और उसमें जो है वो थोड़ी-सी डेफ़िनेशंस और कुछ चीज़ों की स्नैपशॉट्स वग़ैरह डाल के, क्योंकि वीडियो में सब कुछ चूँकि चल रहा होता है तो बाद औक़ात कुछ चीज़ें सही से समझ में नहीं आती हैं। तो ब्लॉग पोस्ट में ये फ़ायदा होगा कि आपके साथ सामने कुछ लिखी हुई वर्ड्स होंगे और उसके साथ कुछ स्नैपशॉट्स होंगी। वीडियो आप साथ चला के और उनको देखते हुए या जिस तरह से भी आप अपनी लर्निंग को जो है वो थोड़ा-सा एनहांस कर सकते हैं। तो मेरी इस वेबसाइट पे जाएँ, इसके ऊपर मैंने कुछ मटेरियल डालना शुरू कर दिया, आपको इसमें से कुछ मटेरियल इसमें मिल जाएगा। इस पे ज़्यादा इस वक्त तो मेरा फ़ोकस जो वेबसाइट पे है वो टेलीकॉम की तरफ है, लेकिन मैं इसमें अपनी पीएमपी रिलेटेड चीज़ें भी इंशाल्लाह जल्दी डालूँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसको बनाने के लिए किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या इसके यानी फ़ायदे या नुकसान मसलन हो सकते हैं, या हमें इसमें क्या चीज़ें अगर हम इसमें ना डालें सही तरह से तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो समझें कि उसके प्रोजेक्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो आपको एज एक प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट होगा किस तरह से, उसमें क्या-क्या किया जाएगा, तो वो जो क्या-क्या किया जाएगा उसकी डिटेल जो है वो, और वो होगा किस तरह से, उसकी भी काफ़ी सारी डिटेल जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीएस या डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी के अंदर होती है। डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी जो है डब्ल्यूबीएस ही को सपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीएस में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन, यानी वो हम इंशाल्लाह आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी और डब्ल्यूबीएस जो है ये समझें लाज़िम व मज़लूम समझी जाती हैं कि अगर आप एक डब्ल्यूबीएस पे काम कर रहे हैं तो आप डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी पे भी उसके साथ-साथ काम कर रहे होते हैं। तो शुरू में थोड़ी-सी वर्डिंग तो मैंने पीएमबीओके की बुक से ले ली, पीएमआई की, ताकि जो है वो इसको हम थोड़ा-सा पीएमआई की नज़र से देख सकें। तो पीएमआई ये कहती है कि डब्ल्यूबीएस जो है वो स्टेक होल्डर्स को असिस्टेंट देता है, उनको असिस्ट करता है कि वो एक प्रोजेक्ट की जो डिलिवरेबल होगी, जो उसकी एंड प्रोडक्ट होगी, उसका एक क्लियर विज़न उनके ज़हन में आ जाए और वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेगी। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने एक गाड़ी बनानी है। तो आप वो गाड़ी कैसे बनाएँगे और आप वो गाड़ी बनाने में क्या-क्या तरीक़े इस्तेमाल करेंगे। तो आप गाड़ी बनाने को सबसे पहले डिकम्पोज़ करेंगे। आप कहेंगे कि जी ठीक है, मैंने एक गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी के मेन हिस्से क्या होते हैं? मसलन गाड़ी में सबसे मेन चीज़ उसका एक इंजन होता है और एक मेन चीज़ उसकी बॉडी होती है। तो आप एक गाड़ी को फ़ौरी तौर पे 2 चीज़ों में डिकम्पोज़ कर सकते हैं। फिर आप उस गाड़ी की दोनों चीज़ों को फिर फ़र्दर हिस्सों में डिकम्पोज़ कर सकते हैं कि इंजन में फिर इंजन के बड़े-बड़े पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होता है, गाड़ी की स्टार्टिंग का सिस्टम होता है और इंजन में पिस्टन होते हैं, इंजन में रेडिएटर होता है, कार्बोरेटर होता है। उसी तरह से गाड़ी की जो बॉडी होती है उसमें गाड़ी के पहिए होते हैं, गाड़ी की सीटें होती हैं, छत होती है, शीशे होते हैं, लाइटिंग का सिस्टम होता है। कोई अगर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसमें होता है। तो इस तरह से हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेके और हम उसको डिकम्पोज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जैसे आप इसका ये दूसरा पॉइंट अगर देखें, तो ये डिकम्पोज़िशन जो है ये अनमैनेज्ड नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत मैनेज्ड और हायरार्किकल डिकम्पोज़िशन होनी चाहिए कि जैसे हमने पहले एक प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट डिफ़ाइनेबल होना चाहिए कि जी एक गाड़ी बनानी है, मतलब डिफ़ाइंड हो गया प्रोजेक्ट। उसके बाद उसके जो मेन 2 कंपोनेंट हमने बनाए, यानी ये तो मैं सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हर
जैसे ये दो कंपोनेंट हैं, एक उसकी इंजन, एक इसकी बॉडी, ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग बनाए जा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए इनकी इंटीग्रेशन आप जब बाद में होगी, मतलब जब इंजन उस बॉडी में फिट होगा तो उसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो कि बॉडी में पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो इसी तरह जब आप बॉडी बना रहे हो तो आपको इंजन का साइज़ पता होना चाहिए कि इंजन इतना ज़्यादा साइज़ लेगा और इंजन यहाँ यहाँ पे फिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करने के लिए आपको मैनेजेबल चीज़ों में जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहा आप कहोगे जी गाड़ी बनाए, तो आपने कहा जी ठीक है मुझे जो है वो टायर भी चाहिए, मुझे सीटें भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यानी आप डायरेक्ट जो है वो बिल्कुल बॉटम से ही स्टार्ट हो गए। अच्छा, बॉटम अप अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉटम अप में भी आप उन बॉटम की चीज़ों को ऊपर किसी एक समिंग पॉइंट के ऊपर क्लासीफाई करें कि जी ये जो चीज़ें हैं मेरी, इनके मिलने से ये वाली चीज़ बनेगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोल्स आ जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपने उस एक प्रोजेक्ट को 500 चीज़ों में डिकम्पोज़ कर दिया। अब उन 500 में से 450 चीज़ें हो गई हैं, बाकी 50 रह गई हैं। तो अब आप खुद सोचें, अगर आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं और आप मैनेजमेंट को जाके कहते हैं कि जी ये 50 पॉइंट मेरे अभी पेंडिंग है। आप मैनेजमेंट की नज़र से सोचें, मैनेजमेंट के ज़हन से सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत एक अजीब वेग सी स्टेटमेंट लगती है कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, आप 50 पेंडिंग आइटम लेकर आ गए हैं। आपको जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप समराइज़ेशन की तरफ जाते हैं। आप मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि जी इस मेरे प्रोजेक्ट में ये 2 डिलिवरेबल्स, मेन डिलिवरेबल्स जो हैं, ये 2 पेंडिंग हैं और इनके 25-25 फर्दर पॉइंट्स हैं इनके नीचे। तो अब मैनेजमेंट को ये समझ में आ जाएगी कि यार ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फ़र्ज़ कर लें 15 डिलिवरेबल्स थे, इन 15 में से 13 हो गए, सिर्फ 2 रह गए और इन 2 की फिर आगे 25-25 की सब डिविजन्स हैं। तो इस तरह से यानी एक हायरार्कल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक WBS के इसीलिए लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उतने ज़्यादा लेवल में उसको डिकम्पोज किया जाता है। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हर निचले लेवल के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल, कोई ना कोई समेशन, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और इस तरह से आप ऊपर से नीचे आते 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 जब आप लास्ट लेवल पर आते हैं जिसके आगे पर कोई फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं है, उसको हम वर्क पैकेज लेवल कहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट का जो फाइनल हर लेवल का जो एक फाइनल डिलिवरेबल होता है वो एक वर्क पैकेज होता है। लेकिन एक लेवल के ऊपर मल्टीपल वर्क पैकेजेस हो सकते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में अगर टोटल लेवल 3 के ऊपर आपके पास फ़र्ज़ कर लें 50, 100 या जितने भी फिर डिलिवरेबल्स हो सकते हैं। हर वर्क पैकेज या हर डिलिवरेबल की ये क्वालिटी होती है कि वो हर वर्क पैकेज जो होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, उसके साथ एक कॉस्ट एसोसिएट हो सकनी चाहिए, उसके साथ एक टीम असाइन होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि आप एक वर्क पैकेज की बात कर रहे हो, वर्क पैकेज जो है वो 2 टीमों को असाइन हो रहा हो। जब वो 2 टीमों को असाइन होगा तो वो दोनों टीमें जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग ही रहेंगी कि इसमें से हमारा पार्ट कब होगा और अगले का पार्ट कब होगा। तो जो वर्क पैकेज लेवल पे जब हम जाते हैं तो फिर चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा डिटेल्ड और समझ में आने वाले लेवल पे होनी चाहिए। ख़ैर हम जब आगे इसकी जब एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे भी लिखा है कि जो मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स के साथ और किसको क्या असाइन हुआ है उसको बताने के लिए होते हैं। और इसी तरह से जितना आप ऊपर के लेवल की तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट के किसी फ़ेज़ या किसी डिलिवरेबल की तरफ चले जाते हैं और जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ आते हैं उतना ज़्यादा आप जो है वो एक्चुअल जो कोई टीम जो काम करेगी वो उसकी तरफ आते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप चीज़ों को सम अप करते हैं। और
कि जी ये 4 चीज़ें मसलन अगर हो गई हैं तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला लेवल जो है ये कंप्लीट हो गया है। और उसके साथ ही जैसे-जैसे नीचे की चीज़ें होती जाती हैं तो आपकी कॉस्ट, परफॉर्मेंस और शेड्यूल परफॉर्मेंस जो है ये या आपके कंट्रोल की जो चीज़ें हैं ये खुद ही इसके साथ यानी कह लें कि कैलकुलेट होती चली जाती हैं, क्योंकि क्या आपने कहा कि जी ये वर्क पैकेज हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का इतना-इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और जब कोई मेन यानी कोई मेजर वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाते हैं तो कोई ना कोई माइलस्टोन भी अचीव हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी एक लेवल 2 के किसी एक के नीचे अगर हमने 4 वर्क पैकेज रखे थे, जब ये 4 वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाएंगे तो लेवल 2 का ये जो एक हमारा मेन डिलिवरेबल था, ये डिलिवरेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कंट्रोल का एक मैसेज जो है वो ऊपर मैनेजमेंट को चला जाता है कि जी ये 4 वर्क पैकेज कंप्लीट होने की वजह से ये डिलिवरेबल अचीव हो गया, तो प्रोजेक्ट का इतना परसेंट जो है वो हमने डिलीवर कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लेवल्स जो हैं वो ऐसे नहीं डिफ़ाइन हो जाने चाहिए कि बस आपने एक लेवल को डिफ़ाइन कर दिया और उसको डिफ़ाइन करने से आपको कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक लेवल बनाया और आपसे नीचे 4 चीज़ें रखी और वो चारों चीज़ें हो गई, लेकिन आपका फिर भी वो डिलिवरेबल डिलीवर नहीं हो सका क्योंकि उसके पीछे कोई कन्फ्यूजन रह गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक प्रोजेक्ट को बहुत बुरी तरह से हिट करती हैं कि ये इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल नहीं है, यानी कि एक डिलिवरेबल के नीचे 4 वर्क पैकेज है। वर्क पैकेज तो फिनिश दिखा दिए गए, वर्क पैकेज फिनिश हो गए, लेकिन डिलिवरेबल जो है वो डिलीवर नहीं हो सका। तो खैर ये जब हम सैंपल्स में देखेंगे WBS को तो फिर हम इसकी भी डिटेल में जाएंगे। तो अगर आपको याद हो हमने जो है वो अपनी पिछली एक वीडियो में PM ग्रिड की बात की थी कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक ग्रिड होती है जिसमें कॉलम्स जो उसकी रोज होती हैं वो सारी नॉलेज एरियाज होते हैं और कॉलम्स में जो है वो प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं और जनरली 5 आपके प्रोसेस ग्रुप होते हैं: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल और फिर आखिरी जो होता है वो क्लोजिंग का होता है। तो 5 आपके लाइफ साइकिल होते हैं, 10 आपके नॉलेज एरियाज होते हैं, फिर इसके अंदर आपके प्रोसेसेस होते हैं। तो इसलिए इस हर एक को जो है वो इसको एक प्रोसेस ग्रुप कहते हैं। जैसे कि प्लानिंग का प्रोसेस ग्रुप है और ये प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया है। तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट जो है ये नॉलेज एरिया नंबर 5 है। तो इस नॉलेज एरिया नंबर 5 में प्लानिंग के अंदर 4 प्रोसेसेस हैं: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। तो ये PMI का एक अच्छा तरीका है कि आपको एक प्रोसेस के नंबर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो प्रोसेस है ये किस प्रोसेस नॉलेज एरिया का पार्ट है। तो 5.4 को अगर आप देखें तो 5.4 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोसेस है। 47 टोटल यानी 47 प्रोसेसेस हैं टोटल इस PMI की बुक में। तो उसमें ये एक प्रोसेस है 5.4 जो कि WBS की बात करता है। तो अगर हम 5.4 को थोड़ा सा पहले ऊपर से देखें तो प्लान स्कोप मैनेजमेंट आएगा, फिर कलेक्ट रिक्वायरमेंट, फिर डिफाइन स्कोप। डिफाइन स्कोप के बाद आप क्रिएट करेंगे WBS, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप WBS को पहले क्रिएट करें या आप इसकी क्रिएट करने का काम पहले से शुरू कर दें, जब तक कि आपका स्कोप जो है वो पूरी तरह से डिफाइन ना हुआ हो, तो फिर आपके स्कोप और आपके WBS के दरमियान जो है वो एक डिस्कनेक्ट आ सकता है कि आपने WBS में ऐसी चीज़ें डाल दी जो कि स्कोप का पार्ट ही नहीं थी, या आपने स्कोप में से कुछ चीज़ें WBS में आप मिस कर गए। तो डिफाइन स्कोप जब होगा, जब एक प्रॉपर स्कोप डिफाइन हो जाएगा, सारे स्टेक होल्डर उसके ऊपर जो है वो एग्री कर जाएंगे, वो फाइनल हो जाएगा कि जी ये स्कोप हमारे प्रोजेक्ट का है फाइनल, हमने ये फाइनल स्कोप देना है, तो फिर उसके बाद हम उसका WBS बनाएंगे।
जैसा कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ जो हमने शुरू में गाड़ी की बात की, अब सिर्फ ये कहना कि ये प्रोजेक्ट का स्कोप एक गाड़ी बनाना है तो ये एक प्रॉपर स्कोप ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि जी गाड़ी में 4 पहिए होंगे, लेकिन गाड़ी में एक एक्स्ट्रा व्हील भी कहीं पे रखा जाएगा, ताकि एक व्हील अगर पंक्चर हो जाए तो एक और व्हील मौजूद हो, तो वो व्हील कहाँ रखा जाएगा, कैसे प्लेस किया जाएगा। तो जब तक स्कोप पूरा डिफाइन नहीं होगा, अगर हम सिर्फ ये कह देते हैं कि जी गाड़ी बनाई जाए, तो मसलन जैसे ये जो हमारे पास रिक्शा होते हैं, जो 3 पहियों की गाड़ी होती है एक लिहाज से, यानी कह लें तो गाड़ी तो 3 पहियों की भी बनाई जा सकती थी। तो जब तक आपका स्कोप डिफाइंड नहीं होगा बहुत प्रॉपर अल्फाज में, तब तक आपको WBS की तरफ नहीं जाना चाहिए, ताकि कोई डिस्कनेक्ट बीच में ना हो जाए। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी हमारा स्कोप अच्छी तरह डिफाइन हो गया, तो फिर हमने WBS क्रिएट करना शुरू किया। अब क्रिएट WBS के लिए PMI हमें जो है वो ये बताती है कि ये 4 इनपुट्स हमारे पास होनी चाहिए, 2 टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे और 2 हमारे पास उसकी आउटपुट्स आएंगी। तो ये 4 इनपुट क्या हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है हमारे पास, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। इन 4 इनपुट्स को हम लेंगे, इनके ऊपर हम एक्सपर्ट जजमेंट और डीकम्पोजिशन करेंगे। WBS जो बेसिकली डीकम्पोजिशन होती है, जो कि एक्सपर्ट जजमेंट की मदद से की जाती है, और इसकी आउटपुट में हमारे पास एक स्कोप बेसलाइन आ जाएगी। स्कोप बेसलाइन जो है वो WBS और WBS डिक्शनरी जो है ये मिलके स्कोप बेसलाइन बन जाती हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की मदद से जो है वो हमारा स्कोप डिलीवर होना है। तो अगर स्कोप में कोई चेंजेस होंगी तो ये बेसलाइन मुतासर हो जाएगी फ़ौरन। और WBS बनने के नतीजे में जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स भी होती हैं, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट को लिया, उसका एक इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल भी था, उसका एक इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी थी, लेकिन जब आपने WBS पे सारा काम किया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि इनिशियल जो एजम्पशंस थी वो उसमें थोड़ी सी कमी थी, तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से WBS के साथ ही जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट ज़रूर होते हैं। इनपुट्स जो इसकी हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रोजेक्ट का स्कोप मिल जाता है कि जी ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन स्कोप ये होगा। आपको इनमें एक इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल शेड्यूल, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, सब चीज़ें आपको जनरली इसके थ्रू मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद हम WBS बनाना शुरू करते हैं। तो WBS चूँकि जब आपके पास एक स्कोप है और आप उस स्कोप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरा कोई इंस्टॉलेशन का स्कोप है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी के इस बारे में क्या प्रोसेसेस हैं, प्रोक्योरमेंट के क्या प्रोसेसेस हैं, लॉजिस्टिक के क्या प्रोसेसेस हैं। अगर इसके लिए मुझे कुछ ह्यूमन रिसोर्स हायर करनी पड़ती है, तो ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर करने के क्या प्रोसेसेस हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस चाहिए होते हैं। फिर एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कुछ काम कुछ ख़ास तरीक़ों से करती हैं। मसलन ये जो है वो अगर आपने कोई प्रोसेस तो आपको पता चल गया, लेकिन उस प्रोसेस में वक्त कितना लगता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है। ह्यूमन रिसोर्स हायर का एक प्रोसेस तो है, लेकिन उस प्रोसेस के साथ यानी मसलन कि ह्यूमन रिसोर्स तो हायर की जाए, लेकिन वो किस इलाके से हायर की जाए या वो किस तरह की हायर की जाए, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने भी कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं। तो आपको जो है वो जब आप एक WBS बना रहे हैं और आप एक WBS बनाएंगे, WBS डिक्शनरी बनाएंगे, फिर आप इसके ऊपर काम भी करेंगे, सारा इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, तो उसके लिए आपको ये तमाम पीछे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
वरना अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपका कोई डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है। गलत डिसीजन जो है वो उस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बुरी तरह से हार्म कर सकता है। हो सकता है प्रोजेक्ट डिलीवर तो हो जाए, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको एक अच्छी जो है वो फीडबैक के बजाय वो आपके बारे में गलत फीडबैक दे कि इस बंदे ने प्रोजेक्ट तो मुकम्मल कर दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें कम रह गई थी। तो खैर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप सारी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर पूरे प्रोजेक्ट स्कोप आपके पास आ जाता है, आपके पास सारी जो है वो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर्स और प्रोसेस एसेट्स वगैरह सब आप हासिल कर लेते हैं। अब आप WBS बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए आपको, जैसा कि यहाँ पे लिखे, आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक्सपर्ट जजमेंट और डीकम्पोजिशन। एक्सपर्ट जजमेंट जो है बहुत सिंपल सा लफ्ज़ है, लेकिन यानी एक्सपर्ट जजमेंट मतलब ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बैठ के उसकी राय लेनी पड़ेगी। आपको उसे पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप एक रेल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप उसका एक सिमिलर प्रोजेक्ट जो है वो फ़र्ज़ कर लें किसी और जगह तो कर चुके हैं, लेकिन अब वही उसी तरह का प्रोजेक्ट आपने एक रेल की कंपनी के साथ करना है। तो ये नहीं है कि अगर आप एक सिमिलर प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो आप उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट कर लेंगे। बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से मिलें जिसने रेल के प्रोजेक्ट्स किए हों। वो रेल के प्रोजेक्ट्स वाला बंदा आपको ये बताएगा कि जब रेल के ऊपर जब प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो एक एक्सपर्ट जजमेंट आपको चाहिए होती है जो कि आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही देता है। उस एक्सपर्ट जजमेंट की मदद से आपकी डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने मिसाल के तौर पे कहा, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक रेल के अंदर एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, तो आपको रेल का एक्सपर्ट ये बताएगा कि जब रेल चल रही होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट्स के ऊपर किस किस्म की वाइब्रेशंस आती हैं, उन वाइब्रेशंस का किस तरह का हल निकाला जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि हमने कोई IT के लिए कोई छोटे-मोटे सर्वर स्विचेस वगैरह रखने हैं, तो हम उनको किस किस्म के पैड्स के ऊपर रखें जो कि शॉक एब्ज़ॉर्ब करेंगे, ताकि वो जो सर्वर या वो जो स्विचेस हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट ना करें। वाइब्रेट करने से उनके कनेक्शन लूज़ हो सकते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को डिकम्पोज़ कर रहे होते हैं, तो सिर्फ़ अपनी ज़ाती नॉलेज या सिर्फ़ एक अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर चीज़ों को ना लेके चलें। आप एक्सपर्ट जजमेंट को यूज़ करें। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में एज्यूम किया जाता है कि वो हर प्रोजेक्ट की हर एस्पेक्ट का एक्सपर्ट तो वो नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा यानी, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड से हट के भी प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको एक मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो आइडिया है, तो वो एक एक्सपर्ट जजमेंट को यूज़ करके और वो किसी और एरिया का प्रोजेक्ट भी जो है वो रन कर लेगा। तो बहरहाल करियर डे WBS के लिए आपको जो 2 टूल्स और टेक्निक चाहिए होती हैं वो एक्सपर्ट जजमेंट और डीकम्पोजिशन हमने ऊपर भी दो पहले भी वो कर लिया। डीकम्पोजिशन का मतलब सिर्फ होता है कि आप प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटते चले जाएँ, यहाँ तक कि वो प्रोजेक्ट के आप वर्क पैकेज लेवल पर आ जाएँ। और इन छोटे टुकड़ों में बाँटने के लिए आप एक्सपर्ट जजमेंट को यूज़ करें। जब आप डीकम्पोजिशन कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो एक WBS और उसकी डिक्शनरी बन जाएगी और आप, जैसा कि हमने कहा था, कि आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने खुद यूज़ किया था इसको बनाने के लिए, उन्हीं को आप अपडेट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने कॉस्ट शेड्यूल को यूज़ तो किया हो, लेकिन डीकम्पोजिशन के बाद आपने उस कॉस्ट शेड्यूल को इम्प्रूव कर दिया हो, या आपने जो है वो किसी और चीज़ को, यानी मसलन आपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई क्वालिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिया हो, या आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कोई और ऐसी चीज़ ऐड कर दी या कोई और ऐसी चीज़ रिफाइन कर दी, तो एक प्रोजेक्ट WBS के जो आउटपुट है उसमें हमें हमारे जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपडेट हो जाते हैं। अच्छा, WBS डिक्शनरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिक्शनरी जो है वो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि WBS और डिक्शनरी जो है ये लाज़िम और मलज़ूम किस्म की चीज़ें हैं। WBS और डिक्शनरी मिल के
एक स्कोप बेसलाइन बनाते हैं। आपने जब प्रोजेक्ट को फिर आपने जब बाद में फॉलो अप करना है तो आपको WBS डिक्शनरी भी चाहिए होती है। WBS डिक्शनरी जो है वो WBS को सपोर्ट करती है और ये WBS ही के बारे में कुछ और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि WBS के अंदर तो डिलीवरेबल्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये मेरे प्रोजेक्ट ये मेन डिलीवरेबल्स हैं और ये उसको मैंने वर्क पैकेजेस में ब्रेक किया है। लेकिन अब ये वर्क पैकेज किसको असाइन हुए हैं, इन वर्क पैकेज के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, इनकी कोई शेड्यूल माइलस्टोन तो नहीं है, इसके लिए क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है, क्या कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं। तो यही सारी चीज़ें कहने को तो प्रोजेक्ट WBS के अंदर भी डाली जा सकती हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं WBS बताते खुद भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर छोटा प्रोडक्ट भी हो उसमें अगर बहुत कम वर्क पैकेजेस हों तो भी अगर आप डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन भी अगर WBS में डाल दें तो WBS बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको प्रेजेंट करना कहीं पे, उसको समझाना, लोगों को देना। तो जैसे फर्ज करें आपने एक नीचे एक टीम को एक WBS का एक वर्क पैकेज देना है और आपने उसको बताना भी है कि ये वर्क पैकेज, ताकि उसको पता हो कि ये वर्क पैकेज की क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसमें अगर आप उसको सारी डिक्शनरी भी साथ दे देंगे तो वो उसके लिए उस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। WBS डिक्शनरी की जो है वो कोई बहुत ख़ास फॉर्मेट नहीं होता है। आप इसको स्टेटस रिपोर्ट्स या फिर आप इसको एक्सेल शीट्स या किसी और तरह से प्रोडक्ट के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। मेनली जो चीज़ें आप डिक्शनरी में बताते हैं वो आप एजम्पशंस और ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे जो डिस्कस की, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने डिक्शनरी में सिर्फ यही 5-6 चीज़ें ही रखनी हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर सकते हैं। जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है WBS की वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की होती है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, कि ये WBS का ये जो वर्क पैकेज है ये कौन डिलीवर करेगा। तो उसके अलावा भी बाकी इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी से फिर आप फॉलो करते हैं या अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि जी फलां बंदे ने, फलां टीम ने ये वर्क पैकेज डिलीवर करना था, तो अगर ये नहीं डिलीवर हुआ तो इस टीम को जो है वो फॉलो किया जाए। तो WBS डिक्शनरी जो है वो WBS के साथ इस्तेमाल होती है। ये हम एक सैम्पल WBS की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने PMBOK की किताब से ही निकाला है। ये जो है एक WBS है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलीज़ का, यानी इससे जो हमें समझ में आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये कहा गया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कि पुरानी कोई चल रही है, उसकी होपफुली पहले रिलीज़ 4 होगी, उसके बाद उसकी नई रिलीज़ 5 आ रही है, ये उसने डिलीवर करनी है। तो इसके लिए ये एक WBS हमारे सामने, इसको डिकम्पोज हमने इस तरह से किया। अच्छा, यहाँ पे PMI ने एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि ये WBS सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए है, यानी आप इसको ये ना समझें कि ये है ना, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द फुल प्रोजेक्ट स्कोप और एनी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब कहने का ये है कि आप इसको ये ना समझें कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट है उसको डिकम्पोज करना तो हम सिर्फ इसी तरह से ही कर सकते हैं। Not to imply that this is the only way to organize WBS on this type of project। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलीज का प्रोजेक्ट आए तो आपने उसके 5 ही लेवल 2 के डिलीवरेबल बनाने और हर के नीचे आपने 3-3 वर्क पैकेज बनाने हैं, टोटल 15 वर्क पैकेज बनाने हैं, या इसी तरह से बनाने हैं या इसी तरतीब से बनाने हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। आपका एक प्रोजेक्ट है, इसीलिए हमने जब यहाँ पे बात की थी ऊपर, तो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स होते हैं। तो आपकी एंटरप्राइज की एनवायरनमेंट किस तरह की है, आपके प्रोसेसेस किस तरह के हैं, उसकी बेस पे हो सकता है कि आप इसके और बहुत ज़्यादा लेवल 2 के डिलीवरेबल्स बना दें। इसी तरह लेवल 3 पे आप मल्टीपल और इसमें वर्क पैकेजेस ऐड कर दें। लेकिन इसको अगर हम वैसे देखते हैं तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर तकरीबन चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ है, उसमें हमने उसकी शुरू में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट प्लानिंग का सारा काम किया शुरू में।
उसके बाद जब हमने उसकी प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली तो फिर हमने उसकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स मांगी लोगों से कि उनको नए रिलीज़ में क्या नई रिक्वायरमेंट्स चाहिए। उसकी बेस पे हमने डिज़ाइन की डिटेल्स सारी बना ली कि जी ठीक है, ये नई रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस तरह से, यानी हम कितने इसमें नए पैकेजेस ऐड करेंगे या नए मॉड्यूल ऐड करेंगे, कितने पुराने मॉड्यूल्स को हम मॉडिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने वो कोडर को दे दिया ताकि कोडर जो है उसकी बेस पे कोडिंग करेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। और जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी एक इंटीग्रेशन पुराने पैकेज के साथ और उसकी फिर एक थॉरो टेस्टिंग होगी। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट के 5 हमने इसके लाइफ साइकिल्स बना दिए कि ये 5 फेजेस में ये चलेगा। अच्छा, फिर हमने हर फेज को 3-3 वर्क पैकेज में डिकम्पोज कर दिया कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है सब प्लानिंग, मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो ये डिकम्पोजिशन अगर आप वैसे भी देखें ना नाम के लिहाज से, तो ये डिकम्पोजिशन जो है ये खासी जेनेरिक है, खासी वेग भी है, यानी इसी वजह से प्लानिंग, मीटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तीनों बहुत जेनेरिक वर्ड्स हैं। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे आगे जो जो इसकी डिकम्पोजिशन है ये फिर बड़ी ही सादा सी है कि जैसे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, चूँकि हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी सॉफ्टवेयर के बारे में, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्योंकि सॉफ्टवेयर से उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी जाएगी। और चूँकि नई रिलीज़ है तो उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी, ट्रेनिंग मटेरियल भी बनेगा। तो उसके बाद यही 3 चीज़ें जो हैं वो इन्हीं की डिटेल डिज़ाइन बनेगी, इन्हीं की डिटेल कंस्ट्रक्शन होगी और इन्हीं की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे हम एक बहुत स्मूथ और बहुत सादा सा प्रोजेक्ट एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपने फर्स्ट में प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन 3 चीज़ों के लिए, तो हो सकता है कि ये 3 चीज़ें डिज़ाइन लेवल पे 4 या 5 चीज़ों में खुद डिकम्पोज़ हो जाएँ। जैसे सॉफ्टवेयर की हो सकता है कि खुद सॉफ्टवेयर के 2 पहलू हों, या सॉफ्टवेयर में कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी मसलन हो, फ़र्ज़ कर लें। तो जब आप डिटेल डिज़ाइन की तरफ जाएँ तो यहाँ पे आपके वर्क पैकेज हो सकता है बढ़ जाएँ। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हों, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस हों, मसलन ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम टेस्ट नहीं कर सकते फ़र्ज़ कर लें, तो हम इसको टेस्टिंग में डालेंगे ही नहीं। या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ से किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, तो वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी जो है वो ट्रेनिंग देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को डिकम्पोज़ करते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें पीएमआई ने एक जो है बड़ा जेनेरिक सा, बड़ा अच्छा सा एक ये बता दिया। इससे हमें ये समझ में आ गया कि एक प्रोजेक्ट को आप कम से कम 3 लेवल्स में डिकम्पोज़ ज़रूर करें। लेवल 1 के ऊपर आपका मेन प्रोजेक्ट हो, लेवल 2 पे उसकी मेजर डिलिवरेबल्स हों और लेवल 3 पे उसके वर्क पैकेजेस हों। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको 4 लेवल, 5 लेवल के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कितना बड़ा है। हो सकता है कि आपका एंड प्रोडक्ट इतना बड़ा हो कि उस पूरे प्रोडक्ट को कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लेवल चाहिए हों। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप एक नया एयरक्राफ्ट आपने बनाना है, तो एक एयरक्राफ्ट की तो खुद अगर आप उसको सिर्फ प्रोडक्ट को डिकम्पोज़ करने पे आ जाएँ, तो उसके हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा असेंबलिंग होती है। यानी मसलन अगर आप बॉटम अप से शुरू करें, तो उसका कोई नॉर्मल कार की तरह उसका पहिया और ब्रेक सिस्टम नहीं होता है, उसका एक पूरा लैंडिंग गियर सिस्टम होता है, जो कि जब वो जहाज़ फ्लाई कर जाएगा, तो लैंडिंग गियर को किसी सेफ पोजीशन में ला के और उसको फिर सिक्योर भी किया जाता है। और लैंड करने से फ़ौरन पहले जो लैंडिंग गियर को वापस अपनी पुरानी फॉर्म में लाया जाता है। तो उसका खुद लैंडिंग का सिस्टम, यानी कह लें जो उसके सिर्फ जो उसके पहिए होते हैं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। तो उस तरह से आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोज़ हो जाता है।
तो उसमें आप फिर लेवल 3, 4, 5 तक जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ते जाते हैं तो उस तरह से उस प्रोजेक्ट WBS को डिज़ाइन करना कि वो एक समझ में आने वाली फॉर्म में रहे, और उसके फर्दर लेवल्स जो हैं वो किस तरह से आप कहीं पे डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी में आप कैसे सेव करेंगे, आप उसको कैसे इधर-उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। फिर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा लेवल का एक सॉफ्टवेयर फिर चाहिए होता है, क्योंकि फिर ये प्रोजेक्ट नॉर्मल एक्सेल फाइल्स के ऊपर इतना आसानी से फिर मैनेज नहीं होते हैं। अच्छा, इसकी मैंने एक सिंपल WBS बनाया है, और ये मैंने बहुत सिंपल रखा है लेकिन थोड़ा सा समझ में आने के लिए आसान भी रखा है। तो इसको भी मैंने 3 लेवल पर ही ब्रेक किया है, यानी एक मेन प्रोजेक्ट है उसकी मैंने डिकम्पोज करके 4 मेजर डिलिवरेबल्स बनाए हैं, और पहले 2 डिलिवरेबल्स को मैंने फिर 4-4 वर्क पैकेजेस में ब्रेक किया है। इन दोनों को मैंने नहीं किया, मैं इनको भी कर सकता था, मैं सिर्फ जगह की कमी की वजह से और थोड़ा सा ये देखने में ज़रा आसान रहे, वरना इनके भी हम एज्यूम करते हैं कि इनके भी 3-3, 4-4 या कम से कम कुछ ना कुछ इनके भी डिलिवरेबल्स होंगे, 1 या 2। या फिर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको एज अ टेस्ट आप इसके डिलिवरेबल्स निकालें और मुझसे शेयर करें, तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो एक स्वैप प्रोजेक्ट है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन से जो लोग रिलेटेड हैं उनको स्वैप प्रोजेक्ट्स का आइडिया होगा। स्वैप प्रोजेक्ट को मैं हल्का सा डिफाइन कर देता हूँ ताकि अगर कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा नया लफ्ज़ हो। तो स्वैप प्रोजेक्ट में हम किसी साइट के ऊपर जो इक्विपमेंट फर्ज कर लें पुराना लगा हुआ है, वो हमने उतारना होता है और नया लगाना होता है। तो हम नया इक्विपमेंट लगाते हैं, सारी सर्विसेज नए इक्विपमेंट पे शिफ्ट करते हैं, पुराना इक्विपमेंट डिसमेंटल कर लेते हैं और फिर हम वो साइट हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन नया इक्विपमेंट लगने से पहले उस साइट को रेडी होना चाहिए कि वो नए इक्विपमेंट के लिए वो साइट जो है वो रेडी है। उस साइट में नए इक्विपमेंट के लिहाज से सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के 4 मेजर डिलिवरेबल्स बनाए। पहला इसका साइट रेडीनेस है, हम पहले इंश्योर करेंगे कि साइट हमारी रेडी हो गई है। फिर हम उस पर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें जगह की कमी के लिए, यानी फिर हम इस इक्विपमेंट के ऊपर सर्विसेज शिफ्ट कर देंगे। फिर हम पुराना इक्विपमेंट रिमूव करेंगे और फिर हम साइट जो है वो हैंड ओवर कर देंगे कि जी ये साइट कंप्लीट हो गई है, साइट के ऊपर सारा काम जो है वो हो गया है। तो साइट रेडीनेस के लिए फ़र्ज़ कर लें कि हमें टावर इंस्टॉलेशन, शेल्टर इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन और पावर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चारों चीज़ें हो जाएंगी, यानी जब पावर भी इंस्टॉल हो जाएगी, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल हो जाएगी, शेल्टर इंस्टॉल हो जाएगा, टावर इंस्टॉल हो जाएगा, तो एक साइट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो वर्क पैकेजेस होते हैं, एक तो हर वर्क पैकेज मेजरेबल, डिफाइनेबल एक टीम के लिए होना चाहिए। यानी ये ना हो कि मैं टावर इंस्टॉलेशन जो है वो किसी एक टीम को दे रहा हूँ, लेकिन वो टीम जो है वो टावर इंस्टॉलेशन करने के काबिल नहीं है मसलन, या टावर इंस्टॉलेशन जो है वो उसके लिहाज से बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कोई एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाए, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को या तो आप इस वर्क पैकेज को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हम पावर डीबी की बात करते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें आपकी साइट पे एसी पावर और डीसी पावर दोनों पावर्स मौजूद हैं और आपको दोनों पावर्स इंस्टॉल करनी है। तो अगर तो इस तरह की रिक्वायरमेंट हर वर्क पैकेज के साथ है कि हर वर्क पैकेज में फिर नीचे ऑप्शंस हैं, तो फिर बेहतर तो ये है कि आप इसको एक लेवल 4 भी इसमें ऐड कर लें और आप हर वर्क पैकेज को फिर आगे 2 लेवल 4 के वर्क पैकेज में फिर डिकम्पोज कर दें कि पावर डीबी के नीचे एसी पावर इंस्टॉलेशन और डीसी पावर इंस्टॉलेशन के 2 वर्क पैकेज आ जाएंगे। फिर ये वर्क पैकेज नहीं रहेगा,
ये एक डिलीवरेबल बन जाएगा या ये एक छोटा सा माइलस्टोन बन जाएगा। अच्छा, या तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे ये मैक्सिमम जो सारे हैं इन सब की फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती है, तो फिर आप यहाँ पे 2 वर्क पैकेज बना दें। आप इस वाले साइड रेडियस के नीचे हम फिर 4 के बजाय 5 वर्क पैकेजेस में चले जाएंगे और पावर डीबी इंस्टॉलेशन को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, एसी पावर डीबी इंस्टॉलेशन और डीसी पावर डीबी इंस्टॉलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें से किसी चीज़ को भी आपने, जैसे कि वो पीएमआई ने भी एक डिस्क्लेमर दिया था, तो मैं भी अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि स्वैप प्रोजेक्ट को आपने इसी तरह से इन्हीं चीज़ों में ब्रेक डाउन नहीं करना है। आपको अपना स्कोप पता होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट स्कोप क्या है, फिर आप उसको उस स्कोप के लिहाज से डिकम्पोज करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि आपके स्कोप में ही सिर्फ डीसी पावर है, आपके स्कोप में एसी पावर है ही नहीं। यस, एसी पावर अगर है भी तो वो किसी और को असाइन हुई है, वो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट में उसको शो भी नहीं करेंगे। एक चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं है, उसको आप कैसे शो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आपने इस WBS को अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से बताना है और इसी तरह से जब आपने इसको आगे फॉलो करना है तो WBS डिक्शनरी में आप ये डालेंगे कि जी ये मेरा ये जो वर्क पैकेज है ये किसको असाइन हुआ हुआ है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसकी शेड्यूलिंग क्या है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं पहले बता दूं कि आप यहाँ पे अगर देखें तो मैंने हर लेयर के ऊपर, हर वर्क पैकेज के ऊपर एक नंबरिंग की है। ये नंबरिंग जो है ये आपके प्रोजेक्ट को ज़रा इसकी फॉलो अप को और इसको बहुत सिंप्लीफाई करती है। जैसे मैंने सबसे ऊपर जो है ये स्वैप प्रोजेक्ट को एक आईडी दे दी 1.0 की। लेवल 2 पे जो हमारे डिलिवरेबल्स हैं उन सबको मैंने 2 से शुरू किया है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। इससे अंदर ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो 2.1 से शुरू हो रहे हैं ये सारे लेवल 2 के डिलिवरेबल्स हैं। इसी तरह लेवल 3 के सारे डिलिवरेबल्स जो हैं वो 3 से शुरू होते हैं। लेकिन जो लेवल 3 डिलिवरेबल्स वर्क पैकेजेस 2.1 डिलिवरेबल के नीचे आते हैं वो सारे 3.1 से शुरू होते हैं। मतलब ये कि 3.1 वाले सारे डिलिवरेबल्स, सारे वर्क पैकेजेस, यानी अगर आपने किसी वक्त ये देखना हो कि 2.1 कितना डिलीवर हो गया है, 2.1 के कितना % डिलीवर हो गया है, तो आपने ये चेक करना होगा कि 3.1 से शुरू होने वाले कितने वर्क पैकेज फिनिश हो गए। तो ये जितने फिनिश हो गए हैं उसी लिहाज से आपकी यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। जब 3.1 के सारे वर्क पैकेज फिनिश हो जाएंगे तो 2.1 जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, आपके वर्क पे आपके इस पूरे WBS डिकम्पोजिशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि 3.1 के सारे वर्क पैकेज डिलीवर तो हो गए लेकिन 2.1 अभी भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इंतज़ार में बैठा हुआ है। यानी 3.1 डिलीवर होते ही 2.1 ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाना चाहिए, सिवाय इसके कोई फोर्स मैज्योर। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अभी हम एक कोविड-19 से गुजर रहे हैं, तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके की कोई साइट थी, उसके आपने सारे वर्क पैकेज डिलीवर कर दिए लेकिन आप साइट हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट ही रुक गई है या किसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आपकी वो साइट किसी वजह से सील कर दी है, उस एरिया में कोरोना निकल आया था, वो पूरा एरिया सील हो गया है। तो कोई अगर ऐसी फोर्स कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो सिचुएशन तो आप इसमें वैसे मेंशन कर सकते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन जो ऐसी कोई सिचुएशन हम इसके वर्क पैकेजेस में तो नहीं डाल सकते, वो इससे एक्सटर्नल है। लेकिन एक्सटर्नल कोई ऐसी वेग चीज़ नहीं होनी चाहिए, मसलन जो कि ऐसी चीज़ जो कि हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते थे या कहीं ना कहीं हम उसको मिटिगेट कर सकते थे। कोई अगर वो रिस्क था तो हम उस रिस्क को किसी तरह से मिटिगेट कर सकते थे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम यही होता है कि जब उसने चीज़ें बना दी, चीज़ें लोगों को असाइन कर दी, तो अब वो लोगों के साथ मुसलसल मीटिंग्स करता रहता है, उसकी वो जो है वो शेड्यूलिंग और कॉस्टिंग चीज़ों को देखता रहता है, साथ वो रिस्क को देखता रहता है, कोई रिस्क तो नहीं ट्रिगर हो गया। तो अगर हमारा जो है वो कोई चीज़ ट्रिगर नहीं हुई है, सब चीज़ें अगर नॉर्मल चल रही हैं, तो फिर ये जब एक डिलीवरेबल के वर्क पैकेज अगर सारे डिलीवर हो जाएं, सारे कंप्लीट हो जाएं,
तो हमारे जो माइलस्टोन होते हैं, जो डिलीवरेबल होता है, ये ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाना चाहिए। थोड़ी जैसे शुरू में बात हो रही थी कि ये नीचे से सम अप होता है यानी, और ऊपर मैनेजमेंट की तरफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे अगर हमने ये 2 पैकेज कर लिए हैं, तो मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से दी जा सकती है कि जी 2.2 जो है वो 50% अचीव हो गया है, क्योंकि उसके 2 वर्क पैकेज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये ऊपर की तरफ जो है ये सम होता है, और ऊपर की तरफ जब ये सम होता है तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जाती है। तो इसीलिए जब हम WBS बनाते हुए की बात करें, तो WBS बनाते हुए एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके पास प्रोजेक्ट स्कोप बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ताकि जब वो प्लानिंग फेज में जब वो WBS बना रहा है तो WBS में कोई भी चीज़ मिस ना करे। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सही से नहीं पता कि एक साइट के ऊपर AC पावर लगेगी या DC पावर लगेगी, उसको सिर्फ ये पता है कि पावर लगेगी, वो पावर इंस्टॉलेशन तो उसने अपने यहाँ पे डाल दी, लेकिन अब उसको जो ये पता ही नहीं है तो वो किस टीम को असाइन करेगा, इसके लिए किस तरह के की प्रोक्योरमेंट की जाएगी, कौन सा इक्विपमेंट इसके लिए आएगा, वो इसके ऊपर कब लगेगा। तो प्लानिंग फेज़ में जब आप WBS बना रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत एक्सट्रीम फोकस होना चाहिए WBS क्रिएशन के ऊपर, ताकि WBS क्रिएशन में कोई एस्पेक्ट खाली ना रह जाए, किसी जगह पे हम कोई वेग टर्म्स ना यूज़ करें, कोई ग्रे एरिया ना रह जाए। हर एरिया जो है बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ताकि जब वो बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में चला जाता है, जब लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को चेंज ना कर रहा हो। ये ना हो कि आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया, एक आपने लोगों को दे दिया, उसके बाद किसी ने आपसे कोई सवाल किया, उस सवाल की वजह से आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही को चेंज कर दिया। इस तरह के सवाल जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बनते वक्त ही हो जाने चाहिए। जिसने इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो काम करने हैं, जब आपने ये वाला वर्क पैकेज बनाया था, उसी वक्त आपको ये पता हो जाना चाहिए था कि ये वर्क पैकेज AC पावर का है या DC पावर का है, और उसी लिहाज से आप उसकी टीम से आप इसका आइडिया लें कि इसमें क्या कॉस्टिंग होती है, क्या शेड्यूलिंग, क्या कितना टाइम लगता है, और उसकी बेस पे आपको ये शुरू में ही हर चीज़ बनानी चाहिए। क्योंकि वरना अगर आप बाद में मैनेजमेंट के पास जाते हैं कि जी एक नई इन्फॉर्मेशन अभी रिवील हुई है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके बार बार आए। एक दफ़ा तो बाज़ प्रोजेक्ट्स में रिवीजन जो है वो अलाउ हो जाती है, यानी कुछ केसेस में, लेकिन जनरली हमें ये एज्यूम करना चाहिए, हमारे ख्याल में कोई रिवीजन नहीं होनी चाहिए। आपने एक प्रोजेक्ट WBS बनाया है तो वो डे 1 से ही बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसा कि हम कहते हैं कि जैसे ये चारों जब हो जाएंगे और इसमें अगर कोई एम्बिग्विटी नहीं हुआ, आपने ये चारों वर्क पैकेज कंप्लीट कर लिए, तो ये साइट रेडीनेस ऑटोमेटिकली हो गई। इसी तरह से जब ये ऊपर के चारों लेवल 2 के जब ये चारों कंप्लीट हो गए, साइट रेडीनेस हो गई, इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गया, पुराना इक्विपमेंट रिमूव हो गया, साइट हैंडओवर हो गई, तो फिर आपका ये टोटल प्रोजेक्ट जो है ये भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। सारे कंट्रोल मैकेनिज्म जो हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ऑटोमेटिक होने चाहिए कि ये चीज़ हो गई, वो ऊपर वालों को रिपोर्ट हो गई, और वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज कर दिया गया। और इसी तरह नीचे वालों को भी हर चीज़ क्रिस्प क्लियर होनी चाहिए। मसलन कि जिस बंदे ने ये वर्क पैकेज इम्प्लीमेंट करना है, उसको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि इस वर्क पैकेज में क्या क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट उसको आएगा, उसमें से क्या क्या इक्विपमेंट उसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी कोई कितनी कॉस्टिंग के अंदर है, कितने टाइम के अंदर करना है, इसका कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो नहीं है, इसके साथ कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं प्रोवाइड करनी है, कोई ट्रेनिंग तो नहीं देनी है। तो इस तरह से नीचे और ऊपर हर तरफ जो है वो लोगों को क्रिस्प एंड क्लियर चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बिल्कुल स्मूथ चलता है। हाँ, कोई रिस्क अगर बीच में ट्रिगर हो जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फिर एक रिस्क रजिस्टर होना चाहिए, जिसकी बेस पे वो हर वक्त रिस्क असेसमेंट करता रहे। कोई रिस्क ट्रिगर हो जाए तो फिर वो फौरी तौर पर रिस्क को मिटिगेट करे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो बेसिकली, जब प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग फेज़ में है तो उसका सारा एम्फेसिस जो है वो
प्रोजेक्ट प्लान और WBS और उसकी डिक्शनरी भी होना चाहिए और रिस्क आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ जाता है तो हम एज्यूम करते हैं कि WBS एक बिल्कुल एक फिक्स हो चुका होगा। तो अब वो सिर्फ रिस्क और उनकी असेसमेंट और लोगों से शेड्यूलिंग और कॉस्टिंग की ऊपर मीटिंग्स उसको करनी चाहिए, उसको वापस WBS की तरफ नहीं आना चाहिए जनरली। तो उम्मीद है हमें WBS के ऊपर ये जो एक ये आपको कुछ WBS के बारे में समझ आया होगा, आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। WBS के बारे में हमने ये बताया कि WBS जो है वो क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है ताकि मैनेजमेंट को पता हो कि एक प्रोजेक्ट जो है वो किन प्रोसेसेस के ज़रिए होगा और उसकी एंड प्रोडक्ट कैसी होगी। और इसमें जो है वो हम एक प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करते हैं एक्सपर्ट जजमेंट के ज़रिए, और इसके लिए हमें प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, प्रोजेक्ट का स्कोप और इस तरह की एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह हमारे पास होने चाहिए। और WBS बनने के नतीजे में जो है वो हमारे पास एक WBS और WBS डिक्शनरी आ जाती है स्कोप बेसलाइन के तौर पे, और हमारे प्रोडक्ट ही के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट हो जाते हैं, जैसे हमारी कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग वो अपडेट हो जाती है अगर WBS चूँकि उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता है। और WBS जो है वो 3 लेवल का हो तो बेहतर है, लेकिन वो 4-5 लेवल का भी हो सकता है। हाँ, एक सिंगल लेवल का नहीं होना चाहिए कि जी ये प्रोजेक्ट है तो ये इसके साथ डिलीवर है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। उसको फॉलो करना, उसको लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और WBS को फिर कैसे आपने हायरार्किकल बनाना है और फिर आपने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने उसको लोगों तक कैसे शेयर लोगों से कैसे करना है, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी सिस्टम आपके पास एक अच्छा सा होना चाहिए जिसमें आप WBS जो है वो सेव कर सकें, लोगों को दे सकें, लोगों की इनपुट ले सकें। इसको आप जनरली तो एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे हर चीज़ एक्सेल में मेंटेन की थी, लेकिन किसी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा वगैरह के ऊपर ये ज़्यादा अच्छी तरह से, और ख़ास तौर पे अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर अब बेहतर ये है कि आप उसको किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही जो है वो फॉलो करें। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।